बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, इस्माइल हानिया की शहादत के बाद मशरक़ वुस्ता का बहरान बहुत गहरा और संगीन होता जा रहा है और यूं लग रहा है कि एक आतिश फ़िशां है और जो फटने के करीब है और उसके फटने से फिर जो तबाही होगी उसकी लपेट में कौन कौन आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल इसराइल ने एक ऐसी रेड लाइन क्रॉस की है, न सिर्फ इस्माइल हानिया को शहीद करके बल्कि ईरान की हदूद में उनको शहीद करके और इस अंदाज से शहीद करके कि अभी ये बात एक मुअम्मा बनी हुई है कि किस अंदाज से, किस ज़रिए से और किस तरीके से उन्होंने इस्माइल हानिया को इतनी जो तीर बहदफ किस्म की कार्रवाई की है, निशाना बनाया है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें एक मिज़ाइल की बात भी की जाती है, रिमोट कंट्रोल बम की बात भी की जाती है और पासदाराने इनकलाब ने कहा भी कुछ ऐसी ही बात की है कि एक मिज़ाइल टाइप कोई चीज़ जो है वो मारी गई है कि जिससे इस्माइल हानिया का बिल्कुल जो है एक टारगेट पर वो जाके लगी है। तो ये सारी बातें अभी एक मुअम्मा बनी हुई हैं, लेकिन मशरिक़ वुस्ता की जो कशीदगी है वो फैलती जा रही है और इसका एहसास न सिर्फ इसराइल को है बल्कि उसके सरपरस्तों को भी है। और अमेरिका ने अपने जो बहरी बेड़े को जो खलीज फ़ारस में भेज दिया है, 4 ऐसे जहाज़ हैं कि जिनसे मिज़ाइल दागे जा सकते हैं। हालांकि इस रीजन में, बहिरा रोम में, पहले भी अमेरिका के 5 जो जहाज़ हैं वो पहले से मौजूद थे, लेकिन अब चूँकि एक नई कशीदगी शुरू हुई है और नए अंदाज से शुरू हुई है तो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए अमेरिका दौड़ा दौड़ा पहुँच आया है। और अमेरिका ने कहा है कि वो इस क्राइसिस में, इस जंग में अमेरिका इसराइल का साथ देगा। यहाँ ये बात पेश नज़र रहे कि जो पासदाराने इनकलाब में जिनके वो मेहमान थे या जिनके मेहमान खाने में इस्माइल हानिया मौजूद थे, उन्होंने जो इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि इस हमले में इसराइल को अमेरिका की मदद भी हासिल थी। अमेरिका ने गो कि इसकी तरदीद की है, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से इब्तदाई तौर पर ये इल्ज़ाम सामने आया है। और अब अमेरिका जवाबी जो रद्द अमल है ईरान का और उसके एलाइज़ का, उससे बचाने के लिए भी मुतहर्रक हो गया है और खलीज फ़ारस में उसने अपने 4 ऐसे मिज़ाइल बरदार जहाज़ भेजने का फ़ैसला किया गया है, जिनमें जो न सिर्फ मिज़ाइलों से लैस हैं बल्कि जो जासूसी जहाज़ भी हैं, ड्रोन्स भी हैं उसमें। और उन जहाज़ों ने शाम में, लेबनान में और इसराइल में साहिली इलाकों पर निगरानी शुरू कर दी है। इस हवाले से सर्विलेंस शुरू कर दी है कि किस तरह जासूसी और मालूमात हासिल की जाने लगी हैं कि ईरान के इरादे क्या हैं इस हवाले से। और नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम इस हवाले से पूरी तरह तैयार हैं कि जो हमें हमला करेगा हम पे, हम उस पर जवाबी हमला करेंगे। और हम हालात के जायज़े के बाद जो इजलास मुनक्कद किया था इसराइल की हुकूमत ने, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है नेतन्याहू और उस इजलास का जो खुलासा था उसमें ये कहा गया कि हम जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इस तरह जो अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आई है उसमें भी ये कहा गया है, यानी जो उनके तर्जमान हैं वाइट हाउस के जॉन कर्बी, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास हमले की ताकत भी है और उसका इरादा भी है। और उन्होंने कहा है कि तस्लीम किया है कि मशरिक़ वुस्ता को में जो कशीदगी है वो आखिरी हदों को छू रही है। तो यूं लग रहा है कि अमेरिका को कोई ख़तरा महसूस हो रहा है कि जो इसराइल है उसको ईरान अपना हदफ बना सकता है किसी भी अंदाज से, क्योंकि इस्माइल हानिया के साथ साथ हिज़्बुल्लाह के एक अहम कमांडर को भी उसी दिन शहीद किया गया था लबनान में। तो इस तरह जो कशीदगी है मशरिक़ वुस्ता की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ईरान रद्द अमल दिखाने में अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा। उसकी कोशिश है कि OIC की सतह पर भी लोगों को एतमाद में लिया जाए और एक इजलास बुलाने की तैयारी भी हो रही है OIC का। और उसकी वो जो प्लानिंग कर रहा है वो भी थोड़ी सी दूर रस है कि वो किस अंदाज से कहाँ टारगेट करेगा। हदफ ज़ाहिर है उसने खुद चुनना है, वक्त का फ़ैसला उसने खुद करना है।
تو یہ لیکن سائے جو ہیں جنگ کے اور ایک کچھ ہو جانے کے خوف کے یہ مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو العربیہ انگلش ہے اس کے جو رضا خان ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسرائیل کے ایک مشیر جو قومی سلامتی کے رہے ہیں 2011 سے 2016 تک، تو انہوں نے کہا ہے، بڑا طویل انٹرویو دیا ہے، اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل پر اگر حملہ ہوا تو حزب اللہ نے کیا کوئی تباہ کن حملہ تو اس میں اسرائیل اور لبنان جو اسرائیل اور لبنان ہے دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا انتباہ ہے کہ یعنی ان کو ایک زوردار اور تباہ کن قسم کے حملے کا ایک خدشہ اور خطرہ مسلسل محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو تل ابیب میں ترکی کا سفارت خانہ ہے، ترکی ان ممالک میں شامل ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ دیرینہ سفارتی تعلقات ہیں، اور طیب اردگان بھی ان سفارتی تعلقات کو منقطع نہیں کر سکے۔ یہ ان کے دور سے پہلے کے تعلقات ہیں جب ترکی ایک مخصوص نظریات کا، کمال آتا ترک کے نظریات کا علم بردار تھا بہت اوپنلی، تو اس وقت یہ تعلقات قائم ہوئے تھے۔ ترکی میں جو چونکہ ترکی نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا، تو جو تل ابیب میں ترکی کا سفارت خانہ تھا اس میں جو پرچم تھا ترکی کا وہ بھی سرنگوں ہوا، جس پر اسرائیل بہت چین پر جبیں ہوا، اور ایک بیان جاری کیا گیا کہ اگر کسی کو ایک دہشت گرد کی موت پر سوگ منانے کا خوف ہے تو ترکی کا جو یہ عملہ ہے اس کو ترکی اپنے آقا اردگان کے پاس یہ سوگ جا کر منانا چاہیے تھا، اور اسرائیل کی سرزمین پر ایسا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا پرچم کسی دہشت گرد کے احترام میں یا اس کی یاد میں سرنگوں کرے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے، کشیدگی کی ایک ایسی لہر اٹھ گئی ہے اچانک مشرق وسطیٰ میں جو اس خطے کو مزید ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے اور کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ جنگ یہیں تک نہیں رہے گی، اگر امریکہ اپنے بحری بیڑے لے کر آئے گا تو پھر جو امریکہ کے مخالف ہیں جن کو امریکہ اس وقت فکس اپ کرنا چاہ رہا ہے عالمی سطح پر، روس اور چین جیسے ممالک، پھر بالواسطہ طور پر وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے اس جنگ میں شریک ہوں گے، اور یوں جو خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا جنوبی چین کے سمندروں میں کہ وہاں کوئی بڑی لڑائی ہوگی، وہ جنگ مشرق وسطیٰ کے قلب میں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔